नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। नंबर 7 तो बेफिक्र सरकार, क्योंकि मणिपुर की हिंसा अगजनी 3 महीने से थमने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको लेकर अब संसद में लगातार छठे दिन भी हंगामे होने के आसार हैं। पिछले 5 दिन जो सत्र के गए हैं वो पूरे तरीके से हंगामेदार रखे और विपक्ष मणिपुर पर चर्चा के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके सरकार इस पर चर्चा को तैयार नहीं हो पा रही है। सरकार का ये कहना है कि इस पर जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो उन्हीं के अंडर आता है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि गंभीर मामला है तो इस पर बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसे में जब ये पूरा मामला बयान को लेकर अटका हुआ है तो इस बीच कल ही अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था कांग्रेस के द्वारा और साथ ही साथ पूरे विपक्ष के द्वारा। 50 जो नंबर है, 50 जो मत है वो मिले और उसके बाद जो ये अविश्वास प्रस्ताव है इसे मंजूरी भी मिल गई है और लगभग अगले सप्ताह इस पर चर्चा की बात कही जा रही है, यानी अगले सप्ताह इस पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन इस पर सबसे अहम बात यह है कि नंबर नहीं है विपक्ष के पास, तो फिर क्यों इसको लेकर आया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष के पास अगर नंबर की बात करें तो इस समय जो पूरी नंबर गेम है वो बीजेपी के पाले में है, इसलिए सरकार बेफिक्र नजर आ रही है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ये अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, क्योंकि वो बेहतरी से जानते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वो पूरे तरीके से पार पा लेंगे, इसलिए सरकार बेफिक्र नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, और इस लिहाज से ये विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत समझी जा रही है। क्योंकि विपक्ष जिस चर्चा को तैयार था, विपक्ष जो चर्चा चाह रहा था वो चर्चा अब सदन में हो सकती है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार चर्चा विपक्ष चाह रहा था वो चर्चा अब हो जाएगी तो मणिपुर पर किस तरीके की बात सामने आएगी, क्योंकि अब अविश्वास प्रस्ताव जब इसको मंजूरी मिल गई है तो जाहिर सी बात है कि फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी पद पर बैठे, कोई भी पद पर आसीन व्यक्ति हो, अब उन्हें जवाब देना ही होगा, क्योंकि अब जवाब सरकार का होगा। इसलिए नंबर गेम के हिसाब से बेशक बीजेपी ये समझे कि वो जीत रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इस बार अविश्वास को मंजूरी मिलने के लिए चर्चा इस पर होगी, तो इस लिहाजे से विपक्ष की ये एक छोटी सी जीत मात्र है। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है मणिपुर पर क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मणिपुर पिछले लंबे समय से जल रहा है और सरकार इस पर लगातार जो चर्चा विपक्ष चाह रहा है उस चर्चा से बचना चाह रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की, लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इस पर चर्चा हो सके, लेकिन इस पर अभी तक बयान सदन में प्रधानमंत्री का नहीं आया है, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है और विपक्ष ने अब ये कदम उठाया कि इस पर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाए और सरकार के खिलाफ अविश्वास लाया भी गया। देखिए, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की। वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी, और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल है, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए। वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको सता रही है। क्या गया हमारे प्रधानमंत्री? संसद का घेराव एमपी क्यों करेंगे? वहाँ तो रहते ही एमपी लोग। जी, कुछ प्रदर्शन की बात आई नहीं, कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। हम रोज की तरह अपना कार्यक्रम करेंगे, कोई प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये है कि सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे और जिनके पास काले कपड़े नहीं होंगे वो अपनी बाहों में काली पट्टी बांधेंगे, ये है। और चूंकि
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया है। स्पीकर साहब कुछ दिनों में उस पर चर्चा कराएंगे और नेचुरली जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। तो जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें मणिपुर पर, तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आश्वासन है नहीं। हम लोगों को एक ही आशंका है कि चूंकि मणिपुर बर्मा से या म्यांमार जिसको आप कहते हैं उससे सीमा लगी हुई है, वहाँ फौजी शासन है, वहाँ बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं। और आज ही समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छपा है कि बर्मा के आतंकवादियों ने भारत की सेना पर हमला किया, जिसमें हमारी एक महिला कांस्टेबल शहीद हो गई। ये आशंका हम लोगों को पहले से ही थी। चीन पास में है, जब हमारे मित्र देश न होकर पड़ोस में ऐसे देश हों जिनसे हमारे मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हैं, कुछ को तो हम शत्रु देश मान ही सकते हैं, चीन जैसे देशों को। तो इस पर कोई लापरवाही बरतनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। ये तो देश के हित में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप कहें तो लोगों को लगे तो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे। तो मणिपुर जिस तरीके से लगातार पिछले 3 महीने से जल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पर जवाब सरकार का कोई ऐसा नहीं आया है जिससे स्पष्टीकरण उनका कोई स्पष्ट हो पाए। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, रतन तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक वत्स जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी और सवाल ये कि विपक्ष ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि हमें पता है नंबर हमारे पास नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पूरे तरीके से फेल हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो इस लिहाजे से क्या ये विपक्ष के लिए एक जीत नहीं? देखिए, ये जिद में ये सारी काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बोला है मैं बयान के लिए तैयार हूं। गृह मंत्री की बात सुनने को ये तैयार नहीं है। ये बार बार प्रधानमंत्री पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। चलिए, अब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसका भी हश्र देख ले। इनके पास संख्या बल है नहीं, इनको मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होने वाला है, तो ये उसका भी हश्र देख ले। नहीं, वो तो वत्स साहब ये कह रहे हैं ना कि हम चर्चा के लिए मात्र लाए हैं, हमें प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान चाहिए, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अपना आखिरी हथकंडा जिसे कहते हैं वो बस उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान इस पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का बयान भी वो सुन लेंगे, सेटिस्फाई हो जाए उस पर भी। उनका जो मकसद था वो हल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे मकसद कैसे देख सकते हैं वत्स साहब? मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है और तमाम स्थितियां आपके सामने हैं, किस तरीके से बर्बरता हो रही है और जिस तरीके से 2 समुदायों में वहां पर कह सकते हैं कि हिंसा हो रही है, आपसी रिश्ते वहां के लोगों के बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, वहां की चीजों को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा? देखिए, वहां वो जबरदस्त तरीके से चल रही है और काफी कुछ स्थिति कंट्रोल में ले आया गया है। अच्छा, लेकिन ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस वक्त सभी को मिलजुल के इसको सॉल्व करने में अपना योगदान देना चाहिए। तो ये जिद पकड़ के ये हठ धर्म पे बैठे हुए हैं। अच्छा, वहां पर 143 कंपनियां सीआरपीएफ की, 212 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की, सारी वहां बहुत पहले उतर चुकी है और इस स्थिति को काफी कुछ नियंत्रण में लिया जा चुका है। लेकिन चूंकि मामला बहुत ज्यादा उलझ गया था, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा ही, लेकिन स्थितियां पहले से बहुत अनुकूल हो चुकी हैं और धीरे धीरे और अनुकूल होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए रतन इस तिवारी पर राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस वक्त इस संकट से उभरने के लिए क्या किया जा सकता है वो ज्यादा जरूरी है।
लेकिन संकट से उबरने के लिए भी कुछ किया नहीं जा रहा है। वत्स साहब, दुख इस बात का है। रतन तिवारी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ वत्स साहब आपके पास। गलतफहमी आपकी होगी और मैं उसको दूर भी कर दूंगी। ठीक है, आ रही हूँ। एक बार शुरुआती कमेंट हो जाए, उसके बाद मैं बाकी चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। रतन तिवारी जी, सीधे तौर पर वत्स साहब कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? अभी तक मणिपुर में गया कौन सत्ता की तरफ से? मात्र जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो पहुंचे, जरूर पहुंचे, उन्होंने वहां पर तमाम स्थितियों का आंकलन भी किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? और अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपकी प्रतिक्रिया। रतन तिवारी जी, चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूंगी। वत्स साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करिए, लेकिन ये राजनीति नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल है, और ये सवाल सरकार से होने भी चाहिए। समय समय पर सरकार को ये पता चलना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष यही चाहता था, लेकिन एक चीज और है, विपक्ष को समझनी होगी। मैतेई समुदाय वहां बहुत लंबे समय से रह रहा है, और जिस तरीके से म्यांमार से कुकी लोग, और म्यांमार की बात करें, देखिए म्यांमार में अशांति किसने फैलाई? म्यांमार से जो शरणार्थी या विस्थापित होकर लोग जो वहां बसे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने म्यांमार को अशांत कर दिया और वहां की सरकार को लेना पड़ा। अब वो लोग चाहते हैं कि मैतेई समुदाय के लोग वहां से भाग जाए, और ये एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। वहां के एक वर्ग विशेष ने और कश्मीरी पंडितों को जो अत्याचार किए, जो दुराचार किए, और वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। अब ये भारत का एक दूसरा स्टेट है मणिपुर, जहाँ से कुकी लोग वहां पर मैतेई समुदाय का जीना दूभर कर रहे हैं। 52% कुकी वो मैतेई समुदाय के लोग हैं, और भूभाग कितना है? 10% भूभाग पर वो लोग रहते हैं। तो सरकार को बिल्कुल उत्तरदायित्व होता है, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आकर उस पर बोलें, और प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे, तो विपक्ष ने दूसरा हथकंडा अपनाया कि भी ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का सबको पता है कि संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, सरकार गिरेगी नहीं। अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है, लेकिन विपक्ष की जीत में भी हार है। वो प्रधानमंत्री जो नहीं बोलना चाहते थे वो बोलेंगे, इसका मतलब विपक्ष संख्या बल में भले ही हार जाए, लेकिन वो जो चाहता था वो सारी चीजें उसे मिल रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है मुस्कान, वो ये है कि एक मैसेज पूरे देश में, एक मैसेज गया कि भाई विपक्ष मणिपुर के साथ खड़ा है। लेकिन चर्चा जब होगी और माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। वहां फिर राजस्थान भी उस चर्चा में आएगा, बंगाल भी चर्चा में आएगा, और तो और मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग म्यांमार से आकर बसे हैं और जो अशांत कर रहे हैं मणिपुर को, वो उस पर भी बोलेंगे। तो विपक्ष की हार भले ही हो, अविश्वास प्रस्ताव भले ही गिर जाए, लेकिन वो जो चाहता था कि प्रधानमंत्री बोले या उस पर विस्तृत चर्चा हो, वो होना तय हो गया है। अब ये बात अलग है कि ये जब बहस होगी तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे और बहुत सारी चीजें जनता के डोमेन में जनता को पता चलेंगी। तो ये तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा और किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। विपक्ष भी 2024 के लिए लामबंद हो रहा है और सत्ता पक्ष भी 2024 की तैयारी कर रहा है। लेकिन उपाध्याय साहब, जिस तरीके की स्थितियां इस समय देश में चल रही है, मणिपुर में चल रही है, उसको लेकर ये लगता है
मेरे नजरिए में कि ये जो सदन में चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव हो चाहे कुछ भी, हार जीत की बात इस समय नहीं होनी चाहिए। इस समय बात ये है कि आप किस तरीके का जवाब देते हैं। आपका जवाब देश सुनना चाहता है और देश सुनेगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और बात पटवा के धनी है, वो जब बोलेंगे तो वो ये ना हो कि विपक्ष को कह दें कि भाई ये लोग तो इस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया। उस तरीके से विपक्ष चाहता है कि मैतेई समुदाय के लोग भी मणिपुर छोड़कर भाग जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मणिपुर की कर रहे थे, जहां पर नंबर 7 होने के साथ बेफिक्र सरकार हो गई है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जब से मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन में लेकर आया है, सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें नहीं दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि संख्या बल उनके साथ है, नंबर उनके साथ है। लेकिन ये नंबर गेम की बात नहीं है, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह बात कहना है कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव को मात्र इसलिए लेकर आए हैं ताकि चर्चा की जा सके, क्योंकि सदन में चर्चा जो है वो नहीं हो पा रही थी और मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा है। विपक्ष साफ तौर पर चाहता है कि मणिपुर पर सदन में प्रधानमंत्री का बयान हो, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बयान देंगे, लेकिन अमित शाह इस पर बयान देंगे। इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है और कुछ ही समय में, आने वाले समय में इस पर चर्चा भी होगी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रतन तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शुरुआती कमेंट आपका भी पूरे मसले पर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो पूरा विपक्षी गठबंधन जो है वो अभी जाने वाला है मणिपुर में। एक बार फिर से देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं जी। हमारे दोनों साथियों को मैंने सुना। देखिए हमारे जो नेता विपक्ष है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये हमारा जो यह अविश्वास प्रस्ताव है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, ये जो मणिपुर पे चर्चा हो रही है उसके ऊपर है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारे पास तो मेजोरिटी नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे आके महिमा मंडन कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। और नंबर 2, राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए थे और कब गए थे इनको पता होगा। जब 2 बेटियों के साथ बर्बरता हुई, जब मणिपुर जल रहा था, जब 4 मई को उन 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया गया, उसके बाद राहुल गांधी जी गए और वहां पे पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित लोगों से मिले, मणिपुर के लोगों से मिले और राज्यपाल से भी मिले। उसके बाद उन्होंने शांति बहाली की भी अपील की। अमित शाह जी 3 दिन वहां पे रहने के बाद भी क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पे चर्चा करना अच्छा लगता है, उनके पास समय है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे चर्चा करने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लिए, मणिपुर का मत तक बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्कान जी, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप सदन के अंदर आइए, अपना मौन व्रत तोड़िए और मणिपुर में जो मणिपुर जल रहा है, जो मणिपुर सर्वसार हो रहा है, उस पर कुछ तो बोलिए। ये मेरी अपील है। आज संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, जब उस मणिपुर की चर्चा करना चाहते थे, उनको किस प्रकार सस्पेंड कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाने का जो काम सरकार कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमारे सारे जो विपक्ष के घटक दल है वो जाने वाले हैं, वो देखेंगे मणिपुर कैसे शांति बहाली हो, कैसे मणिपुर में शांति हो, वो काम करेंगे। ठीक है। वत्स साहब, खुद एन बीरेन सिंह कुछ कर नहीं रहे हैं मणिपुर में, उनके खिलाफ नाराजगी लोगों में देखी जा रही है, लेकिन म्यांमार में अगर म्यांमार के सीएम और वहां के लोग अगर रैली करते हैं उनके विरोध में, तो फिर सीएम नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो हमारे बीच में इस तरीके से हस्तक्षेप ना करें, ये हमारा मामला है। लेकिन विरोध पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ म्यांमार में नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं। और दूसरी बात ये कि जनता अब जवाब चाह रही है, और ये जनता चाह रही है कि महिलाओं की आबरू तार तार हो रही है और सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। देखिए मुस्कान जी, गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार थे, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। और
म्यांमार को क्या हक है कि भारत में क्या हो रहा है उसके लिए प्रदर्शन वो करे? दूसरे देश को क्या हक है इस देश में दखल अंदाजी करने का? उन्हीं के प्रायोजित लोग हैं जिन्होंने वहां ये सारा बलवा किया हुआ है। अच्छा, ये वहीं से आए हुए लोग हैं। और जिस तरीके की कवायद सेंटर कर रही है, आज स्थितियां काफी कुछ कंट्रोल में लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। ये वक्त मैंने कहा ना, राजनीति करने का नहीं है, राजनीति के लिए बहुत टाइम है। अच्छा, ये वक्त चीजों को सुधारने में क्या सहयोग दे सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो तो कोई करने को तैयार नहीं है। आज क्या वही मणिपुर है जो 2 महीने 2.5 महीने पहले था? क्या बदला? स्थितियां काफी कंट्रोल में ली जा चुकी हैं। बताइए ना, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे वत्सा, मैं जानना चाह रही हूँ, बताइए क्या बदला? हमारे नजरिए में तो नहीं बदला, मैं एक बार जान लूं आपके नजरिए में क्या कुछ बदला है वहां पर? जिस तरीके से वहां आगजनी हो रही थी, जिस तरीके से वहां हत्याएं हो रही थी, जिस तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से बंदूक छीने जा रहे थे, जिस तरीके से वहां पर लूटमार मची थी, उस स्थिति में तो बहुत सुधार हो चुका है। बिल्कुल, बहुत सुधार हो गया, वाकई सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब ज्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है, बस महिलाओं के कपड़े उतारे जा रहे हैं, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और पुलिस के सामने महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है, हत्या कर दी जाती है महिलाओं की। एक महिला, वो वीडियो आपने देखा होगा, एक महिला बीच सड़क पर बैठकर रो रही है और उसके साथ पुलिस किस तरीके की हरकत कर रही है, गोली मार दी जाती है उसे सरेराह। बस यही तो हो रहा है और क्या, बाकी सब चीजें तो कंट्रोल में है ना वत्स साहब? देखिए, वहाँ की जो पुलिस थी जिसमें ज्यादा मैथिली समुदाय के लोग थे, उन लोगों को अब उन चीजों से वंचित कर दिया गया है। वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। जो आप वारदात बता रही है, ये वारदात कुछ दिन पहले की है। फिलहाल वहाँ चीजें काफी कंट्रोल में लिया। चीजें कंट्रोल में है या नहीं वो तो तब पता चलेगा ना वत्स साहब, जब इंटरनेट ऑन होगा, क्योंकि सीएम तो खुद कहकर चले गए हैं कि भाई बहुत सारी घटनाएं हो रही है वहां पर, इसलिए हमने इंटरनेट बंद कर दिया है। घटनाओं को रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, छुपा तो सकते हैं। जब इस तरीके की माहौल हो जाता है, तो इंटरनेट व्हाट्सएप ये सब बाधक होता है, ये सब भ्रम फैलाता है, ये सब आगजनी बलवा बढ़ाने में उत्तेजित करता है। इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इन चीजों को बंद किया गया है। जब ठीक होगी तो सब कुछ खोल दिया जाएगा। ठीक है, देखिए वत्स साहब, मैं क्योंकि बार बार बीजेपी के प्रवक्ता यही कहते हैं कि हमें बोलने का समय नहीं दिया गया, इसलिए मैं बार बार सवाल आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपको बेहतर समय मिल जाए पूछने का, आप अपनी बात रखने का। एक सवाल और है मेरा, ये भी बता दीजिए, वहां पर जो पीड़ित लोग हैं ना, जिन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था, जिन महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, उसी में से एक महिला, जिसकी माँ, जिसके परिजन, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो सीएम का फोन तक नहीं आया, सांत्वना देने के लिए फोन कर देते, और कुछ तो पता नहीं हो या ना हो। देखिए, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि वहां पर कौन सी एजेंसी उनके पास जाके उनको सांत्वना दी या उनके साथ किस तरीके का प्रोटेक्शन दिया। मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी इतना बर्बरता से पेश आएगा कि जिसके साथ इस तरीके का वारदात हुआ है उसके पास सरकारी मशीनरी या सरकारी तंत्र का कोई मुलाजिम या कोई आदमी ना उन पीड़ितों का बयान है वत्स साहब, अपने मुंह से नहीं कह रही हूं मैं, उन पीड़ितों का बयान है, उस महिला का बयान है कि हमें सीएम ने फोन तक नहीं किया है अभी तक। जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, वो तस्वीर तो आपने देखी होगी, जब वहां पर चाहे महिला आयोग की अध्यक्ष हो स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, वहां की महिलाएं रो रही हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। स्वाति मालीवाल अभी एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकली थी कि उनको महिलाओं ने घेर लिया था, उन्हें एक उम्मीद मिली कि हमारे पास हमें बचाने के लिए शायद कोई आया है। देखिए, जब आदमी पीड़ित होता है तो कोई भी जाता है तो वो अपनी गुहार लगाता है उसके सामने। तो आप जाते क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है कि राहत शिविर में वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मुहैया हो रही हैं। आप अब आप देखिए कितनी हत्याएं हो रही है वहां पे। इंटरनेट चलेगा तो पता चलेगा ना जनाब।
कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़े पता लग समय में जाता सब है। चीजें थोड़े समय में सब चीजें साफ हो जाएंगी वत्स साहब। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर इतिहास उठाकर देखेंगे आप आगे आने वाले समय में बीजेपी का, तो मणिपुर का ये काला अध्याय उसमें जरूर होगा। इस बात को याद रखिएगा। और उसमें लिखा जाएगा कि उस समय प्रधानमंत्री ने पूरे 3 महीने तक कुछ नहीं बोला। संसद के जब सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन जरूर उन्होंने बोला, मात्र 36 या 40 सेकंड। इससे ज्यादा कोई बयान प्रधानमंत्री का मणिपुर पर नहीं आया है। रतन तिवारी जी। देखिए मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ वत्स मणिपुर 90 दिनों से चल रहा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री का मौन धारण करके बैठना तो देश में यह दर्शाता है कि हमारा प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने वाला था, जो मणिपुर से अपना रिश्ता बताता, जो प्रधानमंत्री पद को ताक के रखे मणिपुर में प्रचार करता था, जो लोगों के चरणों में अपने सर को झुकाता था, आज वही प्रधानमंत्री मौन है। मैं वल्द साहब से चाहता हूं कि आप बताइए, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 160 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, एक पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। ये क्या है? ये देश सर्वसार हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने संसद सदन के बाहर 36 सेकंड में यह कह दिया कि मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिए, बंगाल का भी जिक्र कर दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो मुख्यमंत्री नहीं होगा? वो जो पुलिस अधिकारी जिसमें शामिल थे वो सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मुस्कान जी, मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूं, जब मणिपुर में हिंसा का माहौल भड़का था, उस समय हमारे मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने पत्रकार और बाकायदा सबूत भी दिया था कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है हथियार मुहैया करा रही है और वह हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन अवस्था में थे। मैं बड़े दावे के साथ आज भी कहता हूं, मणिपुर हिंसा के पीछे और इस सरकार का हाथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं मणिपुर पे बोलने के लिए और मुख्यमंत्री को सस्पेंड करने के लिए। बिल्कुल मुस्कान जी, ठीक है। चलिए तिवारी साहब, एक बार फिर से लौटूंगे, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पता है, आई वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती सी, कुछ बनना चाहती सी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, वो मेरी क्लाइंट है। मैं LIC एजेंट हाँ। LIC एजेंट बनो, हुण वड्डा सोचो। साडी वेबसाइट ते जाओ ਜਾਂ अपनी नजदीकी LIC शाखा नाल संपर्क करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। हम लगातार ये दुहाई देते हैं, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि जी हम तो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, पूरी बीजेपी ये बात कहती है। लेकिन विश्व की अगर बात करें तो बाकी के देश, चूंकि अभी म्यांमार की बात की थी वत्स साहब ने, उन्होंने कहा कि उनको क्या हक है। हम जिन पर विश्वास करते हैं ना, वो मीडिया क्या छाप रहा है, विदेशी मीडिया, चाहे आप बात कर लीजिए द गार्डियन ब्रिटेन की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, हर जगह पर ये बातें चल रही है कि प्रधानमंत्री ने उस समय चुप्पी तोड़ी जब महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, महिलाओं को नग्न घुमाया गया। क्या इज्जत रह गई विदेशों में हमारी? हम जिस विदेश नीति की बात करते हैं वो उन विदेशों में नीति कहां रह गई? देश की बात भी कर लेते हैं। देश में अगर विपक्ष का कोई भी नेता कुछ भी करता है, कोई भी अगर ऐसा बयान भी आ जाए तो इस्तीफा मांगने को तैयार हो जाती है बीजेपी। मणिपुर में सीएम उन महिलाओं को सांत्वना तक नहीं दे पा रहे हैं, उनसे बातचीत तक नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन सरकार खामोश है, ऐसा क्यों? देखिए मुस्कान, अगर सरकार और पुलिस वहां साथ नहीं होती तो म्यांमार में जम्मू कश्मीर की तरह, जैसे जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, उस तरीके से वहां से मैतेई समुदाय के लोग बाहर हो चुके होते। और विपक्ष यही चाहते। माननीय प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए शांत हैं तो वो इसलिए शांत है, और बोलेंगे तो भूचाल आएगा। वो बताएंगे कि विपक्ष ये चाहता है कि जो रोहिंग्या हैं, जो म्यांमार में म्यांमार से जिन लोगों ने म्यांमार को अशांत किया, वो लोग वहां मणिपुर को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, उसको अशांत कर रहे हैं। उन लोगों के साथ चाहे मुख्यमंत्री हो या पुलिस हो, आप कहते हैं कि भाई पुलिस को ऊपर कार्रवाई हो, अगर पुलिस नहीं होती वहां पर और मुख्यमंत्री नहीं होता तो मणिपुर भी दूसरा कश्मीर बन चुका होता। वहां से डबल इंजन की सरकार किस लिए सौंपा गई थी? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए सरकार कोई भी नहीं चाहती कि भी कोई भी। भारतीय जनता पार्टी का जो तारीफ कर रहे हैं, आप शर्मसार हो रहा है मणिपुर, पूरा देश शर्म के मारे झुक गया। आप भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बोलेंगे काम कर रहे हैं। तिवारी, अरे प्रधानमंत्री बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे बताएंगे, एक बार सुन लीजिए, जब वो बताएंगे और बोलेंगे कि भी ये लोग ये चाहते हैं कि जो रोहिंग्या हैं, जो म्यांमार से आए हैं, जिन लोगों ने म्यांमार को अशांत किया, वो मणिपुर में भी अशांति फैलाकर और वहां के जो मूल निवासी हैं, मैतेई समुदाय के लोग, वो वहां से भाग जाएं, वो खाली कर दें वहां से। यही तो चाहते हैं। क्या यही पहले जम्मू कश्मीर सरकार बनी थी, हिंदुओं से मुक्त हो गया, अब आप चाहते हैं कि मणिपुर हैं वो क्या कर रहे हैं? मैतेई समुदाय के लोग हैं वो भाग जाएं वहां से, वो चले जाएं वहां से। और क्या चाहते हैं आप? तभी आप कह रहे हैं कि पुलिस पर क्या एक्शन होगा। अगर पुलिस भी उनके साथ न खड़ी हो, पुलिस भी बचाव न करे, तो क्या जो रोहिंग्या उपाध्याय से पुलिस बचाव में आ रही रतन तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रशासन देखता है। उपाध्याय साहब, पुलिस कर क्या रही है वहां पर? यही तो समस्या है। वो दो महिलाएं पुलिस के तो पास जाकर छुपी थी, पुलिस की गाड़ी में भागकर जाकर बैठी थी। क्या किया पुलिस ने? इतनी भीड़ के सामने सौंप दिया उन दो महिलाओं को। पुलिस वहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके की हरकतें कर रही है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। उसके बाद कैसे पुलिस पर विश्वास किया जाए? बिल्कुल मुस्कान, शर्मसार करने वाले जो भी विजुअल हैं वो शर्मसार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। और मैं फिर वही कहूंगा मुस्कान, कोई सरकार नहीं चाहती कि भी कानून व्यवस्था खराब हो, लेकिन वो जो विस्थापित लोग हैं, जो म्यांमार से आए हैं, वो लोग पहले म्यांमार को अशांत किया, अब वो बहुसंख्यक है वहां मणिपुर में, तो अब मणिपुर को अशांत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए। इनके साथ किसी भी तरह का कोई मानवीय या उस तरह का पहलू नहीं होता। हमने देखा है कि म्यांमार में सेना को उतरना पड़ा था, तब जाके म्यांमार में शांति स्थापित हुई थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि केंद्र सरकार को वहां पर मणिपुर में सेना को डिप्लॉय करना चाहिए और सेना वहां पर मोर्चा संभाले। हम देख रहे हैं म्यांमार में प्रदर्शन हो रहे हैं भाई। क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? ये भारत का अंदरूनी मामला है। दूसरा देश क्या छाप रहा है, क्या लिख रहा है, सारे देश चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भागे थे तब विदेशी मीडिया और कहां था ये सब, एक शब्द नहीं लिखा। इस तरह की साजिश को समझना होगा। ये देश को तोड़ने की साजिश है। इस तरह के तत्व हैं, इनके साथ अगर आप खड़े होंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, तो फिर इस देश को या इस राज्य को या मैतेई समुदाय के लोगों को बचाएगा कौन? बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तो हम एक पिक्चर देख रहे हैं। जो वहां की असलियत है भी 52% लोग 10% भूभाग पर रह रहे हैं। अच्छा, जमीन उनके पास 10% है, वो 52% है मैतेई समुदाय। रतन तिवारी जी आ रही हूँ, बीच बीच में मत बोलिए, आ रही हूँ। तो वो उनके पास 10% जमीन है। हाँ। और वो जो म्यांमार से लोग आए हैं वो चाहते हैं कि ये 10% भी खाली करके यहां से भाग जाएं। अच्छा, अब एक तो ये है कि उनको वहां से लाके और दिल्ली में कहीं कैंपों में बसा लिया जाए। एक ये कि सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करे, वहीं पर स्थापित करे और मणिपुर को बचाए। उपाध्याय साहब, बड़े शर्म की बात है कि आज देश शर्मसार हो रहा है और इस तरीके की बातें मुझे नहीं लगता कि आज होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि सरकारों को हमने
सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए नहीं रखा था कि हमें अफसोस है। अगर आपको अफसोस करने के लिए रखा ही नहीं है, अफसोस अगर करना होता तो पहले की सरकारें ना जाती फिर। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैतेई समुदाय वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। आपकी बात को ऊपर रखते हुए ये बात सही भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैतेई समुदाय ने जो किया वो सही था? क्या राम राज्य हमें ये सिखाता है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाए, महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जाए? बात ये है, बात ये जायज है, बात ये है उपाध्याय साहब, ये शर्म, हम शर्म क्यों कर रहे हैं? हमें करने की जरूरत क्या पड़ी? नौबत क्यों आई है शर्म करने की? सवाल ये है, महिलाओं के साथ आप कभी भी देख लीजिए, जब भी एक शख्स को अपनी इज्जत बचानी होती है ना, तो वो महिलाओं को जाकर टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और मणिपुर जल रहा है तो इस पर बोलना होगा प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं अभी तक सेना डिप्लॉय हुई? आप कह रहे हो वत्स साहब कि वहां पर इतना तमाम चीजें हो गई हैं, समय रहते अगर हुआ होता तो इतना नहीं जलता मणिपुर। उपाध्याय साहब, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर शांति स्थापित करे। और देखिए हम सबकी, और ये नहीं है कि पूरा देश चिंतित है, मणिपुर में जो हो रहा है वो कोई शर्मसार करने देने वाली और बड़ी कहते हैं ना, चिंतित होना। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भाई हमारा एक प्रदेश अगर जल रहा है तो कौन खुश होगा? ये शरीर का अंग है, अगर मान लीजिए किसी भी अंग में अगर पेन है तो पूरा शरीर इफेक्ट करता है। तो मणिपुर में बिल्कुल सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन मणिपुर के जो अंदरूनी हालात हैं मुस्कान, वो भी बड़े विस्फोटक हैं। मैं ये देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर दूसरा राज्य है जहां से हिंदू मुक्त किया जाए वो अभियान चल रहा है, और बड़ा साइलेंटली चल रहा है। और देसी विदेशी मीडिया पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। और तभी इन्हीं चीजों को सही करने के लिए तो उपाध्याय साहब डबल इंजन की सरकार दी थी, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार में कैसे जंग लगा है वो आप तस्वीरें बता रहे हैं। वत्स साहब, देखिए मुस्कान जी, कहने में बहुत आसान है, लेकिन आप ये समझ रही हैं कि वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। समझना क्या है? दिख रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहां पर 143 कंपनियां सीआरपीएफ की, 212 पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी गई हैं। संख्या मत बताइए, संख्या मत बताइए वत्स साहब, हो क्या रहा है ये बताइए। ये अब बहुत पहले से बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, और धीरे धीरे उसको और मजबूती दिया जा रहा है चीजों को। लेकिन ये सही कहा उपाध्याय साहब ने कि वहां से वो चाहते हैं कि मैती समुदाय वहां से विस्थापित हो जाए, वहां से हट जाए, और इन लोगों का पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो जाए। अरे तो आपको किस लिए रखा है वत्स साहब? सवाल ये है, अगर वो चाहते हैं तो आप करिए ना, उनको नाकाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है वहां पर? किसने कहा कि हम नाकाम नहीं कर पा रहे हैं? ये किसने कहा? कैसे आपने सोच लिया कि हम नाकाम नहीं कर पा रहे हैं? अगर नाकाम नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर वो कैसे जमे हुए हैं? बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और वहां शांति व्यवस्था लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, राजनीति करने का वक्त नहीं है। अब आप सोचिए, म्यांमार में जुलूस निकल रहा है, क्या मतलब है उनको हिंदुस्तान के मामले में दखल देने का? और वहीं से आए हुए लोग हैं जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आज वहां की स्थिति को सेना ने मार के भगाया था, म्यांमार की सेना को कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब स्थितियां इस तरीके से बिगड़ जाती हैं तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है। अगर घाव हो गया है तो कितना भी मलहम लगाइए, वो अपने समय से ही कंट्रोल होगा या ठीक होगा। ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के साथ और भी जगह हुई है, राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, झारखंड में हुई, वेस्ट बंगाल में हुई। तो ये भी शर्मसार करने वाली चीजें, बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया। महिला तो महिला है, कहीं की भी हो। तो इन चीजों को कंट्रोल वहां सेना को उतार देना चाहिए। और म्यांमार में जिस तरीके से सेना ने और मार के म्यांमार की सेना ने एक्शन लिया और वहां से लोगों को मार के भगाया, वही एक्शन
केंद्र सरकार का बनता है। केंद्र सरकार को भी वहां सेना उतार देनी चाहिए और जो भी म्यांमार से इधर उधर से जो लोग आए हैं, जो मणिपुर को अशांत कर रहे हैं, जिस तरीके से म्यांमार से मार मार के भगाया था, उस तरीके से ही मार मार के और भगा देना चाहिए वहां से मणिपुर को, तभी शांत हो सकता है मणिपुर। ठीक है, उन लोगों का तो नेचर है उस तरह का। आपने देखा म्यांमार को किस तरीके से अशांत कर दिया था कि सेना को उतरना पड़ा वहां पर। और आप देखिएगा जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य आएगा, नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। और ये वही लोग हैं जो मणिपुर को अशांत कर रहे हैं। व्हाट्सएप जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य आएगा तो आपको एक एक चीजों से अवगत हो जाएंगे आप कि वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या सब कवायद की है वहां की परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट्सएप इसी का तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पिछले 6 दिन से इसी का इंतजार कर रहे हैं, 5 दिन से, आज 6ठा दिन है। यही तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोले इस पर, बताएं कि क्या हुआ है वहां पर। मुस्कान जी व्यवस्था के तहत काम होती है। गृह मंत्री का भी कुछ दायित्व होता है। वो वहां 3-4 दिन जाके बैठे भी थे, लेकिन उनको बोलने के लिए विपक्ष ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्हीं के इनपुट के ऊपर तो प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। और उन्होंने लगातार कहा है कि मैं जो भी कवायद वहां कर रहा हूं वो एक एक चीज प्रधानमंत्री के संज्ञान में है और उनके सलाह मशवरा से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको तो राजनीति करनी है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर खुद काबिज होने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना है, तो वो क्यों आएगी इसमें सहयोग करने। ठीक है, लेकिन आलोक वत्स जी, मणिपुर जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है उसको अष्टकमल बनाया था बीजेपी ने। वो अष्टकमल जिस पर मां लक्ष्मी विराजमान होती हैं, और उसी मां लक्ष्मी का आज क्या हाल हो रहा है मणिपुर में, वो तस्वीरें बता रही हैं। रतन तिवारी जी। देखिए मुस्कान जी, हमारे दोनों ही वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। एक दिन म्यांमार की बात को कम से कम 10 बार कहा कि म्यांमार की जो सेना है या उनके लोग घुस गए हैं, और हमारे जो आलोक जी हैं वो भी कह रहे हैं कि घुस गए। जब घुस गए हैं तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जहां जहां इनकी सरकार होती है, चाहे हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करानी हो या कुकी और मैतेई समाज के बीच में लड़ाई करानी हो, ये लोग जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। अब ये दोनों मित्रों को पता होगा कि सबसे ज्यादा विधायक किस समुदाय से, 40 से ज्यादा विधायक मैतेई समाज के हैं। अब प्रशासन में जो सरकारी पदों पे जो लोग काम कर रहे हैं मैतेई समाज के हैं, लेकिन उपाध्याय जी इस पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ मोदी जी की तारीफ करेंगे। मोदी जी जब बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। यही तो तारीफ, आपको यही तो तकलीफ है कि मैतेई समाज के एमएलए हैं, मैतेई समाज वहाँ प्रशासन में है। आप चाहते हैं कि मैतेई समाज कहीं ना उपाध्याय साहब तकलीफ नहीं, उपाध्याय साहब तकलीफ इस बात से है कि इतनी संख्या में मैतेई समुदाय के वहां पर प्रशासन और विधायक होने के बावजूद ये हो रहा है। इसके बावजूद वहां पर स्थितियां नहीं सुधर पा रही है, और इसके बावजूद वहां पर हिंसा भड़की। सवाल ये है, मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार तिवारी साहब की बात पूरी होने दीजिए। उपाध्याय साहब, रतन तिवारी जी, समस्या ये है कि मैतेई समाज के ज्यादा लोग अच्छे पद पे विराजमान, हाँ, उसके बाद भी हिंसा भड़क रही है। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित लोग हो रहे हैं कुकी समाज के लोग हैं। उनको किस प्रकार से 3 दिन तक वहां पे बैठे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। और मुस्कान जी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए कुछ बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड में सिर्फ दर्द की बात कही। दूसरा स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया, इंडिया जो हमारा गठबंधन बना है, इंडिया की तुलना उन्होंने मुजाहिदीन से कर दी, ईस्ट इंडिया से कर दी, भारत का और इंडिया का अपमान कर रहे हैं। और तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने जो कल दिया कि मैं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मैं महाशक्ति बनने जा रहा हूं, मैं अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पे चले जाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। अरे भाई साहब, 2014 में भी आपने गारंटी दी थी
इस देश के युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी की थी, 15-15 लाख रुपए देने की गारंटी दी थी, अच्छे दिन की गारंटी दी थी और काला धन लाने की भी गारंटी दी थी। उस गारंटी का क्या हुआ? किसानों की आय को दुगना करने की गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री सत्ता के लिए सत्ता में कैसे काबिज हो बस उसी का प्लान बनाते हैं और उसी में लगे रहते हैं। लेकिन मणिपुर का मन नहीं बोल पा रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहता हूं, ये बताओ प्रधानमंत्री कब बोलेंगे और मणिपुर में शांति बहाली कब होगी और महिलाओं को सम्मान कब मिलेगा? उपाध्याय साहब, यही बात है, राजस्थान के लिए भी बोल देते, छत्तीसगढ़ के लिए भी बोल देते। गृह मंत्री अगर वहां सुने तिवारी जी, अगर गृह मंत्री वहां नहीं गए होते तो मैतेई समुदाय मणिपुर छोड़कर जा चुका होता। जिस तरह कश्मीरी विधायक चले जाते, उपाध्याय जी कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी, 40 विधायक चले जाते, सरकार पलट जाती। आप बोल रहे मैतेई समाज चले जाते। आपने म्यांमार पढ़ा है, वहां क्या हुआ था म्यांमार में? बातें कर रहे हैं। नहीं, म्यांमार में क्या हुआ था तिवारी जी पता है? आप भारतीय म्यांमार में क्या हुआ पता है आपको? बहुत कुछ पढ़ाओ। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? म्यांमार के बारे में पढ़ा, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? ये नहीं बोलते। ताकतवर प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? सुने, और अमित शाह बीजेपी का चाणक्य क्या कर रहा है? जवाब दीजिए आप। देखिए ठीक है तिवारी साहब, एक बार सुन लीजिए। ठीक है तिवारी साहब, बात सुन लीजिए। अगर गृह मंत्री नहीं जाते तो मैतेई समुदाय वहां से विस्थापित हो चुका होता। और आप ये कहते हैं कि वहां एमएलए हैं या वो हैं, आपको म्यांमार पढ़ा होगा, वहां जो हुआ सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर सेना नहीं आती, सेना नहीं उतरती और शूट एंड शाउट नहीं करती, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भागे और दुनिया में बसे, तो वहां का जो ओरिजिनल निवासी था वो कुछ नहीं कर सकता था। और आज भी अगर कुकी इस तरह का कृत्य कर देते कि मैतेई समुदाय को मार देते, काट देते, तो कहीं भी विदेशी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता इस बात को। अगर मैतेई समुदाय ने एक कृत्य कर दिया तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और जो लोग म्यांमार से आकर बसे उनके साथ खड़े होना, ये देश तोड़ने की साजिश है। अब आप देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होंगे या मैतेई समुदाय के साथ खड़े होंगे, ये आपको तय करना है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं आ रही हूँ। ये आपको तय करना है जी। तिवारी साहब देखिए मुस्कान जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, उपाध्याय जी ही बता दीजिए कि जनसंख्या किसकी ज्यादा है, मैतेई समाज की ज्यादा है कि कुकी समाज की ज्यादा है? ये मुझे बता दीजिए, मैं पूरा जवाब आपको दे दूंगा। बताइए। देखिए, गुंडे बदमाश कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है उनकी? आप मुझे जवाब तो दीजिए। 2000 पर काफी होते हैं। मत करिए, सुनने की कोशिश भी करिए, जैसी बातें मत करिए। मुझे बता दें, 40 एक गुंडा पूरे मोहल्ले में, सुने, अरे आपने प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं की, शासन में अच्छे पद पे विराजमान हो, उन्हें अरे कैसे सुन भगाया तो जाएगा? लें, अरे कश्मीर में भी अच्छे पद पर कश्मीरी पंडित थे। जी क्या कर रहे हैं? सुने जी क्या कर रहे हैं? ठीक है तिवारी साहब, आप सुन लीजिए, सुनेंगे, सुन लीजिए तिवारी साहब, समय समाप्त हो रहा है। कश्मीर में भी कश्मीरी पंडित उच्च पदों पर थे, उन्होंने आर्म्स लूटे सरकार में थे, म्यांमार से लेकिन आर्म्स सप्लाई किया जा रहा है। जिसकी भी सरकार है, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार की चिंता आपको होगी, मुझे सरकार की चिंता है। मैं देश की चिंता करता हूं, देश के वासियों की चिंता होनी चाहिए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे और आप रहेंगे और सरकारें रहेंगी। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो न आप रहेंगे, न मैं रहूंगा, न सरकारें रहेंगी। आपको पता होना चाहिए रतन तिवारी जी, होना चाहिए, उन्होंने आर्म्स लूटे हैं। आपको देश की एकता म्यांमार से आर्म्स सप्लाई हो रहा है। आपने कहा वो पदों पर हैं, उच्च पदों पर। आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित उच्च पदों पर थे, प्रशासनिक पदों पर थे, लेकिन जब आतताइयों ने और जो भी लोग वहां थे, उन्होंने जब अपना रूप अख्तियार किया तो या तो वो मर गए, खप गए, या फिर वहां से छोड़ के भाग आए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और एनडीए भाजपा सरकार का पीछे से सपोर्ट था भाजपा का। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। अब मुझे सुन ले, बीपी सिंह चले गए, बीपी सिंह नहीं रहे, वो सरकार नहीं रही, लेकिन कश्मीर तो हिंदू
हिंदू वहां रहा नहीं ना, हिंदू नहीं है, ये कश्मीर में हिंदू नहीं है। कितने परसेंट हिंदू चलिए है ठीक वहां? है। आप कैसी बातें करते हैं? कश्मीरी पंडित आज भी टारगेट किलिंग हो रही है वहां पर, जानकारी जो निकालिए, रह गए वो चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आप जानकारी निकालिए। आप बहुत अरे उम्र जानकारी में बहुत निकाल दी ज्यादा ना, है, कश्मीरी पंडित उम्र मेरे में बहुत दोस्त ज्यादा हैं। है, बिना जानकारी पे के आके आप टीवी तिवारी पे साहब, बैठे इस हैं। बात से तो आप नहीं मुकर सकते हैं ना कि वहां पर किस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। प्रशासनिक पदों पर काबिज हिंदू लोगों रह गए को वो चुन चुन बीन कर बीन मारा कर जा मारे रहा जा है। रहे इस बात से आप नहीं नकार सकते हैं, आप इस बात को नहीं वो कर सकते। ठीक है उपाध्याय साहब, तिवारी साहब, ठीक है मैं आ रही हूँ। वत्स साहब देखिए, रतन तिवारी जी को पता नहीं है कि वहां कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से आर्म सप्लाई दिए जा रहे हैं, कहां से टारगेट किलिंग की जा रही है, और फिर भी आंख मूंद के बैठे हुए कि मैं आ रही हूँ। तिवारी साहब आ रही हूँ, ठीक है। चलिए मणिपुर पर वापस आते हैं। वत्स साहब अपनी प्रतिक्रिया दें। मणिपुर में मैंने कहा ना, जिस तरीके से वहां पर मैती समुदाय को वहां से विस्थापित करने की कवायद चल रही है, वो केंद्र सरकार ही है जो उसको उन लोगों को प्रोटेक्शन देके वहां पर जमाए हुए है, नहीं तो उन लोगों को वहां से पलायन निश्चित था। आज देखिए म्यांमार में जुलूस निकाला जा रहा है, क्या मतलब है उनको जुलूस निकालने का हिंदुस्तान के मामले में? उन्हीं के दिए हुए लोग हैं जिन्होंने यहां पर सारी चीजें करवाई है और करवा रहे हैं। हम उस चीज को पूर्णतया कंट्रोल में ले चुके हैं और ले लेंगे, सिर्फ थोड़ा वक्त है। और विदेशी मीडिया बराबर हिंदुस्तान को हाईलाइट करता है कि किसी तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था फैले, इनकी बदनामी हो, चाहे वो गार्जियन हो या वॉइस ऑफ अमेरिका हो या कोई भी इस तरीके के पत्र पत्रिकाएं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राजनीति ना कीजिए तिवारी जी, बहुत टाइम है राजनीति करने का, इसमें सहयोग कीजिए कि इन चीजों को कंट्रोल में लाया जा सके और वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित हो। उंगली उठाना बहुत आसान है, अगर करने की कवायद आती तो आपसे कुछ नहीं होता वहां। ठीक है रतन तिवारी जी। देखिए, हमारे जो आलोक जी हैं, इन्होंने कहा कि सहयोग करिए, राजनीति न करिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की। मुस्कान जी, मैंने पहले ही कहा कि मणिपुर कांग्रेस के जो हमारे प्रभारी हैं, जो झारखंड से आते हैं, अजय कुमार जी ने वहां पे पत्रकार परिषद करके करीब करीब 3 महीने पहले ही ये बता दिया था कि यहाँ पे हथियार मुहैया करा जा रहा है, हिंसा भड़काई जा रही है, हिंसा कराने का पूरा प्लान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि आप शांति बहाली के लिए अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, नहीं तो हालत जो है बद से बदतर हो जाएगी। उसके बाद भी उनको नजरअंदाज किया गया। और आपने मुस्कान जी, आपके ही चैनल पे चल रहा है और कई चैनलों ने दिखाया कि हम करीब करीब 80 दिन से मणिपुर पे बात करना चाहते हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। और राहुल जी भी मणिपुर गए थे, इन्होंने सब कुछ देखा। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मणिपुर बॉर्डर स्टेट है, शांति बहाली हो और सब कुछ अच्छे से चले। लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या मंशा है, आगे का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, हम उस पर जवाब चाहते हैं। पूरा विपक्ष मणिपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा है, मणिपुर के शांति बहाली के लिए। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है। 160 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 65,000 से लोग बेघर हो गए। ये सब क्या है? कांग्रेस बहाली चाहती है, शांति चाहती है। आलोक जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए, वो बहस करे, हम सुझाव देंगे उन्हें, अब पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है उपाध्याय साहब, वक्त आ गया है जब आपको मौका मिल जाएगा उनसे बात करने का। लोग बेघर हो गए, अरे कश्मीरी पंडित सारे बेघर हो गए। अरे भैया, मणिपुर के बारे में भी सुन लें। कश्मीरी आप क्या चाहते हैं? यानी अगर इतिहास को देंगे ना, बेघर हो गए तो वो आपको चिंता है। जो लोग म्यांमार से आकर बसे थे वो बेघर हो जाए, उनकी आप चिंता करेंगे। तस्वीर घुमा रहे, समुदाय के लोग मर जाए, छत्तीसगढ़ घुमा रहे, पश्चिम बेघर हो जाए। रतन तिवारी जी सुन लीजिए रतन तिवारी जी, बीच बीच में मत बोलिए, समय व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, समय व्यर्थ हो रहा है। प्लीज आपको मणिपुर पे बात करें उपाध्याय साहब। ठीक है, हम देख रहे हैं उस चीज को
ठीक है तिवारी साहब, समय समाप्त हो रहा है, मात्र कुछ मिनट बचे हैं मेरे पास। सलाह मशवरा किया जाए उपाध्याय तो साहब, आपसे सलाह मशवरा करके आप बता दीजिए कैसे कश्मीरी पंडित बचाएंगे, और आपने क्यों नहीं बता दिया? आपके अंदर इतना ही अगर हुनर था, आपके अंदर इतना ही तजुर्बा था, तो कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बता देते, अरे वहां शांति स्थापित कर देते। इतने दशकों से वहां शांति स्थापित नहीं हुई, लोग सर काट के ले जाते थे, और आप कहते थे, आप ये नहीं कह पाते थे कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, आप कहते थे नॉन स्टेट एक्टर। दीजिए, देश की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, देश आपको अरे हम देश की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, देश की मजबूती की बात कर रहे हैं। जो आप लोग चाहते हैं, आप लोग तो ये चाहते हैं कि वहां हथियार न दिए जाते, मैती समुदाय के साथ न खड़ा हुआ जाता, मैती समुदाय को सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको विड्रॉ कर लिया जाता वहां से, तब तो आप शांत हो जाते। अगर मैती समुदाय को विड्रॉ कर लिया जाता तो आप खुश हो जाते, आप अपना आराम से रहते। डबल इंजन की क्योंकि मैती समुदाय को वहां मजबूत किया जा रहा है। कब राज गिरेगी, वो निलंबित कब होगा? पुलिस प्रशासन जो है उसमें लिप्त है, वो निलंबित कब होंगे? वही तो क्यों निलंबित किया जाए? क्यों निलंबित किया जाए? पुलिस प्रशासन मैती समुदाय को मजबूत कर रहा है, उसे नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं आप उपाध्याय साहब। ये बात कहकर आप इस घटना का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ है तो गलत में तो साथ नहीं होना चाहिए ना उपाध्याय साहब। गलत को गलत कहना, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना। देखिए, उन्होंने कितनी घटनाएं की, म्यांमार में क्या किया उन लोगों ने यहाँ, ये कोई जो स्टेट था शांतिप्रिय स्टेट था, चाहे जैसी भी परिस्थितियां रही हो उपाध्याय साहब, लेकिन गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। प्रशासन अगर महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता करेगा, और चाहे वो कोई किसी भी समाज की महिला हो, किसी की भी महिला हो, किसी भी जाति की हो, नहीं फर्क पड़ता, महिला है। अगर आप किसी भी महिला के साथ इस तरीके की घटना करेंगे और उसका जस्टिफिकेशन इस तरीके से दिया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, जस्टिफिकेशन नहीं है, मैंने देखा है। उपाध्याय साहब, आपने देखा है, मैं मानती हूँ, वहां की चीजें देख रहे हैं सभी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात सही नहीं है। अगर प्रशासन गलत कर रहा है तो प्रशासन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। खैर, समय समाप्त हो चला है, समय समाप्त हो चला है। उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में लगातार इस प्रकार की हिंसा हो रही है और उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, अगले सप्ताह इस पर चर्चा भी हो सकती है। अब चर्चा जब होगी, प्रधानमंत्री जब पूरा बयान देंगे, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर सरकार कर रही है और किस तरीके का जस्टिफिकेशन या किस तरीके की बात प्रधानमंत्री सामने रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान देश सुनना चाह रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।